हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित एक निबंध को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। निबंध का शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह अत्यंत सारगर्भित निबंध है। तो इस निबंध के मूल भाव को या प्रतिपाद्य को आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हर बार की तरह मैं हर बात को आपके सामने लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया भी कि यह एक सारगर्भित निबंध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूल भाव को सिर्फ एक ही बैठक में मैं आप लोगों को समझा दूँ तो आप इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इस निबंध के मूल भाव को 2 भागों में पढ़ाने का निश्चय किया है। तो आज मैं भाग 1 के अंतर्गत इस निबंध के आधे अंश को समझाऊंगी और अगले वीडियो में भाग 2 के अंतर्गत निबंध के बाकी शेष अंशों को समझा दूंगी। चूँकि यह एक सारगर्भित निबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, तो इसे आप खूब ध्यान से सुनिए। आरंभ से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को अच्छी तरह से सुनकर पूरे विषय वस्तु को समझने की कोशिश अवश्य करें। तो चलिए बिना देर किए आरंभ कर रही हूँ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्या निवास मिश्र भाग 1 मूल भाव प्रतिपाद्य। विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक ललित निबंध है। यहाँ आप खूब ध्यान दीजिए कि यह निबंध एक ललित निबंध है। इनके ललित निबंध की यह विशेषता है कि जीवन के किसी अनुभव, घटना या प्रसंग को आधार बनाकर विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। विद्या निवास मिश्र जी का यह निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक ललित निबंध है और इनके ललित निबंध की एक विशेषता है कि इन्होंने किसी घटना को, किसी प्रसंग को आधार बना करके ही ये अपनी बात कहते हैं। अब जान ले ललित निबंध कहते किसे हैं। ललित निबंध को आत्मपरक, व्यक्तिनिष्ठ और विषय प्रधान निबंध भी कहते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ये चूँकि मैं आप लोगों को अलग से समझा दे रही हूँ ताकि आप ललित निबंध के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। ललित निबंध में ललित शब्द विशेषण है जिसका अर्थ है विदग्धता और रस प्रवणता। तो आप इसे अलग से याद कर लीजिएगा। मिश्र जी का भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था तथा विश्वास है जो उनके निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा में दृष्टिगत होता है। निबंध के आरंभ में ही लेखक कहते हैं कि महीनों से मन बेहद उदास है। वे उदास हैं, पर उदास मन स्थिति का कारण क्या है वे समझ नहीं पाते हैं। निबंध के आरंभ में ही उन्होंने बतलाया है कि उनका मन महीनों से बेहद उदास है, लेकिन उनका मन उदास है क्यों, किस कारण से उनका मन उदास है, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अपने मन की मना स्थिति को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वे अपनी उदासी का कारण समझ नहीं पाते हैं। वे महसूस करते हैं कि कभी कभी परेशानी का बड़ा कारण होने पर भी कोई परेशानी होती ही नहीं, परंतु ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी छोटा से छोटा कारण उदासी की वजह बन जाती है। लेखक को अपनी उदासी का कारण समझ में नहीं आता है और लेखक यह महसूस भी करते हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी घटना हो गई, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं हुई। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी भी बात होती है कि कोई छोटी सी घटना घटी लेकिन उससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई होगी आपके साथ जिसमें हो सकता है वो घटना बहुत बड़ी होगी लेकिन आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर छोटी सी घटना घट गई है तो आपको उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आपके पास एक बहुत सुंदर कलम है जो आपको बहुत प्रिय है। ऐसा देखा जाता है कि वह कलम आपका किसी ने ले लिया, आपकी कलम खो गई। ये छोटी सी बात लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। ठीक इसी तरह से हो सकता है एक बहुत बड़ी बात हो गई, किसी मित्र से खूब झगड़ा लड़ाई हो गया, दोस्ती टूट गई, लेकिन उस दोस्ती टूटने का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ऐसा ज़िंदगी में होता है कि कभी कभी बहुत बड़ी बात होती है लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटी सी घटना घट जाती है उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
लेखक ने जिस घटना को निबंध का आधार बनाया वह यह है कि लेखक के मित्र संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए रात के 9 बजे गए, परंतु उन्होंने अपने साथ लेखक के पुत्र चिरंजीव और घर आए मेहमान यानी पुत्र की लड़की मित्र को भी अपने साथ ले गए। लेखक उन्हें जाना नहीं देना चाहते थे, परंतु उन्हें बुरा लगेगा सो जाने की अनुमति दे देते हैं। तो विद्यानिवास मिश्र जी ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध में जिस घटना को आधार बनाकर इतनी सारी बातें कही है वह यह घटना है कि लेखक के एक मित्र रात के 9 बजे कहाँ जाना चाहते हैं? संगीत कार्यक्रम में संगीत सुनने के लिए। लेकिन वो अकेले नहीं गए हैं। वो क्या करते हैं? लेखक के पुत्र चिरंजीव को अपने साथ ले जाते हैं। इसके साथ ही साथ लेखक के घर एक मेहमान आई हुई है जो उसके पुत्र की साथी है, उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। तो ये साथी कौन है? एक लड़की है। तो लेखक ने इसी घटना को आधार बनाकर कि उसके पुत्र और उसकी महिला साथी जो है वो दोनों उनके मित्र के साथ संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए गए हैं, और यहीं से निबंध जो है आरंभ हो जाती है। रात के 12 बज गए, परंतु वे सभी संगीत कार्यक्रम से घर न लौटे। लेखक की चिंता बढ़ जाती है। इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेखक के मन में तरह तरह की आशंका होने लगती है। वे स्वयं पर गुस्सा भी होते हैं। लेखक के पुत्र अपनी लड़की दोस्त के साथ संगीत कार्यक्रम सुनने गए हैं, लेकिन रात के 12 बजे तक घर वापस नहीं आए। तो इस कारण लेखक की चिंता बढ़ जाती है। लेखक तरह तरह के अनिष्ट की आशंका करने लगते हैं, जिससे लेखक अत्यंत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आजकल शहरों की जो स्थिति है वहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, खास करके लड़की। समय बदल गया, लेकिन लड़की आज भी हमारे समाज में असुरक्षित है। न जाने कितने असामाजिक तत्व जो है बाहर घूम फिर रहे हैं। इन सारी बातों को सोचकर उनका मन जो है भयभीत हो उठता है, आशंकित हो उठता है। इतना ही नहीं, वे अपने आप पर गुस्सा करते हैं कि उसने उन्हें जाने ही क्यों दिया। वे तो रोक सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रोका? सोचा रोकने से उन्हें खराब लगेगा, उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए लेखक ने उन्हें जाने दिया था। लेकिन लेखक यह तो जानते नहीं थे कि रात के 12 बज जाएंगे और वे संगीत कार्यक्रम से घर लौटेंगे नहीं। तभी उन्हें दादी नानी के द्वारा गाया एक लोक गीत याद आता है। इन सारी बातों को लेखक सोच रहे हैं कि उनका बेटा घर क्यों नहीं आया, उसके साथ जो लड़की दोस्त गई थी वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो इन सारी बातों को सोचते सोचते उन्हें एक लोक गीत याद आता है जो कभी उनकी नानी और दादी गाया करती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम कभी किसी के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सारी बातें याद आती है उस समय। ठीक उसी तरह से लेखक को भी यह लोकगीत याद आता है। और यह लोकगीत क्या है? देखिए, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, त राम घर लौटहि। तो दादी और नानी जो गीत गाती थी उस गीत का क्या अर्थ है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का पटुकवा यानी जो दुपट्टा है वो भीग रहा है, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, सीता का सिंदूर भीग रहा है, तो राम घर लौटेंगे। राम कब लौटेंगे? यहाँ पर इस गीत को देखकर क्या समझ में आता है कि वर्षा हो रही है और राम जब वनवास के लिए गए हैं तो वर्षा में कहीं भीग रहे होंगे, और ऐसे समय में कौशल्या यानी राम की माँ जो है राम के बारे में यह सोच रही है। लेखक बतलाते हैं कि जब कभी वे विदेश जाते यानी अपने घर से दूर जाते थे तो दादी नानी यह गीत गाती थी, और जब वे लौटकर वापस आते थे तो कहती थी मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। लेखक इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब कभी वे घर से बाहर विदेश यात्रा के लिए जाते थे, कहीं दूर जाते थे, तो ऐसे समय में जब यात्रा पूरी कर वे घर वापस लौटते थे तो दादी नानी यही कहती थी कि मेरे लाल को, मेरे पुत्र को कैसा वनवास मिला था। हम सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास था, और हर माँ के लिए जब उसका पुत्र किसी काम से, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए
जब बाहर जाता है तो माँ को ऐसा लगता है कि मानो उसके पुत्र का भी वनवास हो गया। तो ये जो भावना है, ये जो कौशल्या के मन की भावना, लेखक इस मर्म को समझते हैं और इसे जोड़ते हैं अपनी भावना के साथ। मिश्र जी को पहले इस बात का मर्म या गहराई समझ में नहीं आती थी। जब उसकी दादी नानी इस तरह की बातें कहती थी या गीत गाती थी, तब लेखक को यह बात समझ में नहीं आती थी कि इस गीत का मर्म क्या है। लेकिन आज उन्हें यह मर्म समझ में आ रहा है, इस गीत का अर्थ समझ में आ रहा है। पर आज भी इस बात के मर्म को समझ पा रहे हैं। आज के समय जब लेखक का पुत्र बाहर गया हुआ है और अभी तक घर लौटा नहीं है, रात के 12 बज गए हैं, तो लेखक इस गीत के अर्थ को समझ रहे हैं, इस गीत के मर्म को समझ रहे हैं। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के दर्द को समझ नहीं पाती है। जब नई पीढ़ी माता पिता बनते हैं तभी उन्हें इस बात की गहराई समझ में आती है। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के यानी अपने माता पिता के मन के दुख को, मन के दर्द को समझ नहीं पाती है। ये आज के लिए नहीं है, ये हमेशा से ही रहा है। जैसे हम नई पीढ़ी कह रहे हैं, तो वो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के दर्द को नहीं समझती है, तो कभी पुरानी पीढ़ी तो नई पीढ़ी होगी, तो वो अपने पुरानी पीढ़ी के दर्द को नहीं समझती थी। तो ये तो क्रम चलता रहा है कि नई पीढ़ी जो होती है वो अपने पुरानी पीढ़ी के दर्द को नहीं समझ पाती है। तब तक नहीं समझ पाती है जब तक वे माता पिता नहीं बनते। यानी हम जैसे अपने बच्चों के बारे में चिंतित होते हैं, तो हमारे बच्चे क्या सोचते हैं कि माँ बेकार चिंता कर रही है। आज आप खुद ही देखिए कि जब आपके माता पिता आपके लिए चिंतित होते हैं तो आपको क्या लगता है कि माता पिता बेकार में चिंता कर रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो समझदार हूँ। लेकिन माता पिता को अपने बच्चे हमेशा बच्चे ही नज़र आते हैं, छोटे ही नज़र आते हैं। उन्हें जितना भी समझा दिया जाए कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्हें हमेशा क्या लगता है कि मेरे बच्चे तो छोटे हैं, नासमझ हैं, दुनिया उन्हें ठग लेगी। लेकिन नई पीढ़ी जो है इस बात को समझती नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कभी आप घर से बाहर गए हैं और आपको आने में घर देर हो गई है, तो आपके माता पिता क्या करते हैं, आपको डांटते हैं, समझाते हैं और आपको ये सारी बातें बेकार लगती है। क्यों बेकार लगती है? क्योंकि आप माता पिता के हृदय को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके हृदय के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप इस बात को कब समझेंगे? जब आप स्वयं उस स्थिति तक पहुँचेंगे, यानी जब आप माता पिता बनेंगे, तब आपको अपने बच्चे के लिए जब तकलीफ़ होगी, जब बच्चे के लिए दर्द होगा, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपके माता पिता आपको क्यों डांटते थे, आपको क्यों समझाया करते थे। तो ये जो बात है, ये एक दो पीढ़ियों का अंतराल, यानी दो पीढ़ियों का एक गैप, जो हम लोग कहते हैं ना जनरेशन गैप, यहाँ हम लोग देखते हैं। यह हमेशा से होता आया है। दो पीढ़ियों के बीच एक गैप कहिए या अंतराल कहिए, यह हम हमेशा ही देखते हैं। आज भी देखिए, जब मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि घर जल्दी आ जाओ, तो वो कहता है मम्मी तुम चिंता मत करो, बाहर सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं अपने हृदय को कैसे समझाऊँ? मुझे तो चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चा तो बाहर गया है। तो वैसे में मेरा बेटा क्या करता है, मेरे ऊपर ही गुस्सा हो जाता है कि मम्मी तुम मुझे बड़ा कभी होने ही नहीं देती हो, मुझे कभी बड़ा समझती ही नहीं हो, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो माँ हूँ। तो वैसे ही आपकी भी माँ है। आपकी माँ के लिए आप भी बच्चे हैं, आप भी उनके लिए बहुत ही प्यारे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, आपके माँ, आपके पिता आपको समझाते हैं, आपको डाँटते हैं, अनुशासन से जीना सिखाते हैं आपको। तो ये सारी बातें जो है बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र जी ने इसी बात को दिखलाया है कि विद्यानिवास मिश्र अपने बच्चे के लिए कितना चिंतित हो रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, संगीत कार्यक्रम में संगीत सुन रहे हैं। वे बच्चे एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता मेरे लिए कितने चिंतित होंगे। ठीक बात उल्टी भी है कि जैसे हम घर बैठे हुए हैं, हम समझ नहीं रहे हैं कि बाहर क्या प्रॉब्लम हो गई है। हो सकता है आप किसी काम से बाहर गए हैं, आपको कोई दिक्कत हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, किंतु आपके माता पिता इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप समय से घर क्यों नहीं आ रहे, लेकिन आप किस मुसीबत में फंस गए हैं, इस बात का एहसास घर में नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी होता है।
तो यहाँ पर लेखक ने इसी बात को समझाया है। मैंने कोशिश की है कि इस बात को बहुत ही सहज रूप से आप लोगों को समझा सकूं, और उम्मीद करती हूं कि आपको ये जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जो एक गैप है और ये जो अंतराल है क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लोकगीत के मर्म को महसूस करने के साथ ही लेखक यह सोचते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तब कौशल्या ऐसे ही चिंता करती होगी। तो इस लोकगीत के जब मर्म को विद्यानिवास मिश्र जी भी जब समझते हैं, तब उनको महसूस होता है कि जब राम का वनवास हुआ होगा तब कौशल्या ऐसे ही चिंता करती होगी। एक तरफ अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। अयोध्या नगरी को दीप से प्रज्वलित किया गया, पर जिस दिन अभिषेक होने वाला था पर हो गया वनवास। राम ने राजसी पोशाक त्यागा, सारे सुख त्यागे और वनवासी का वेश धारण किया। राम सीता लक्ष्मण वन को गए तो अयोध्या वीरान हो गई, मरघट सा प्रतीत होने लगा। तो यहाँ पर मिश्र जी ने उस परिस्थिति का वर्णन किया है जिस परिस्थिति में राम का वनवास हुआ, यानी राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कितनी खुशी है, कितना मंगल गान हो रहा है, सब लोग प्रसन्न हैं। ऐसे समय में राम को वनवास मिला। राम ने खुशी खुशी राजसी वेश का परित्याग किया, सारे सुख सुविधाओं का परित्याग किया और वनवासी वेशभूषा धारण की और वन को चले गए। तो ऐसे में जो अयोध्या प्रसन्नचित्त दिखलाई दे रही थी, अयोध्यावासी के मन में हर्षोल्लास था, वह सब कुछ समाप्त हो गया और अयोध्या बन गई एक मरघट समान। आज के इस वीडियो में निबंध के आधे अंश को मैंने आप लोगों को समझाया है। अगले वीडियो यानी भाग 2 में मैं निबंध के बाकी अंश की चर्चा करूंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।